दुनिया खत्म हो चुकी है, सब कुछ बेजान पड़ा है, हर जगह खामोशी है, कोई इंसान नहीं, बस एक अकेला आदमी जो जानता है कि वक्त खत्म हो रहा है। और कहीं दूर स्पेस के अंधेरों में कुछ लोग अब भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जीने का कोई रास्ता बचा है? साल 2049 आर्कटिक सर्कल की एक ऑब्जर्वेटरी में एक साइंटिस्ट ऑगस्टीन रिसर्च स्टेशन में अकेला बैठा अपना खाना खा रहा है। 3 हफ्ते पहले की एक फ्लैशबैक दिखाती है कि वहाँ इमरजेंसी में सबको निकाल दिया गया था, एक बड़े तबाही वाले हादसे की वजह से जिसने लगभग पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। अब धरती पर जहर फैल चुका है जो धीरे धीरे हर जगह बढ़ रहा है। अथॉरिटीज ऑगस्टीन को साथ ले जाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जो उसकी जान ले लेगी और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऑफिशियल्स उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने जरूरी इलाज नहीं लिया तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। एक औरत घबराहट के मारे चीख रही थी, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। उसकी दोस्त ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने उसे देखा था, वो पहले वाले हेलीकॉप्टर से चली गई थी। लेकिन माँ की आंखों में अब भी बेचैनी थी। सब लोग फैसिलिटी छोड़कर चले जाते हैं और ऑगस्टीन अपने आखिरी दिन अकेले वहीं बिताने लगता है। वो देखता है कि रेडिएशन धीरे धीरे फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ऑगस्टीन अपना वक्त ट्रांसफ्यूजन्स लेने, दवाइयां खाने, सोने और रात के आसमान को देखने में बिताता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है, जवान ऑगस्टीन एक स्टेज पर खड़ा है, लोगों से बात कर रहा है K23 प्लैनेट के बारे में, जुपिटर का एक नया चांद जो उसने खोजा है। वो बताता है कि ये चांद जीवन के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। प्रेजेंटेशन के बाद एक खूबसूरत लड़की जियान उससे मिलने आती है। दोनों की बातें होती हैं और धीरे धीरे एक रिश्ता शुरू हो जाता है। ऑगस्टीन हैरानी से अपने सिस्टम पर चेक करता है, क्या कोई स्पेस मिशन अब तक एक्टिव हैं? उसे पता चलता है कि सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ एक मिशन अब भी एक्टिव है, ईथर, जो K23 का सफर करके अब वापस धरती लौट रहा है। ऑगस्टीन चाहता है कि वो इस मिशन से संपर्क करे, लेकिन सिग्नल रेंज में आने में अभी 11 घंटे बाकी हैं। उसकी नजर एक खास क्रू मेंबर पर अटक जाती है, सलिवन। दूसरी तरफ ईथर स्पेसशिप पर सलिवन यानी सली उठती है और अपने क्रू मेंबर्स एड मिचेल और सैंचेज को ग्रीट करती है। पिछले 3 हफ्तों से ईथर का अर्थ से कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्रू ने हर तरह से सिस्टम चेक किया, दुनिया भर के मेजर रिसीवर्स ट्राई किए, लेकिन सिग्नल का कोई पता नहीं चला। सली ये भी बताती है कि एक कॉलोनी शिप जो K23 के लिए निकलनी थी, उसका 1 हफ्ते पहले अर्थ से उड़ान भरना था, लेकिन उससे भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। धरती पर ऑगस्टीन अपने लिए डिनर बना रहा होता है। जैसे ही वो पलटा, उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। वहाँ एक आधा खाया हुआ बोल रखा था। एक पल के लिए उसका मन घबरा जाता है। वो आसपास देखता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ये उसी ने पहले बनाया होगा और भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद वो अपने काम में बिजी होता है, तभी अचानक फायर अलार्म बज उठता है। वो भागकर किचन जाता है और देखता है कि वहाँ आग लग चुकी है। वो तुरंत पानी डालकर आग बुझाता है। थकान से वो जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो कॉर्नर में छुपी हुई थी। ऑगस्टीन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत रेडियो उठाता है और अथॉरिटीज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि लड़की की मदद हो सके, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो लड़की से कहता है, कोई तुझे लेने जरूर आएगा, मैं मदद नहीं कर सकता, मैं गलत इंसान हूँ। लेकिन छोटी सी लड़की के डरे हुए चेहरे को देखकर उसे बुरा महसूस होता है। वो उसके लिए खाना बनाता है और उससे प्यार से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन लड़की चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती। ऑगस्टीन सोचता है कि शायद वो बोल नहीं सकती। तभी लड़की एक कागज पर एक आइरिस नाम के फूल का स्केच बना देती है और ऑगस्टीन समझ जाता है कि उसका नाम आइरिस है। अगले दिन ईथर स्पेसशिप अर्थ के कांटेक्ट रेंज में आती है और ऑगस्टीन तुरंत उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं मिलता। वो आइरिस को समझाता है, K23 इंसानों का नया घर बनने वाला था, लेकिन तबाही की वजह से ये मिशन टाइम पर लॉन्च नहीं हो पाया। अब मुझे ईथर के क्रू को ये बताना होगा कि यहाँ क्या हुआ है, वरना वो एक मरती हुई धरती पर लैंड कर जाएंगे। उस रात आइरिस बिना कुछ कहे ऑगस्टीन के कमरे में सोने आ जाती है। ऑगस्टीन मना करता है, लेकिन वो चुपचाप उसके पास सो जाती है। अगले दिन ऑगस्टीन एंटेना पर काम करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो ईथर तक सिग्नल भेजने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। शाम को दोनों साथ डिनर करते हैं, लेकिन आइरिस अपने खाने से खेलने लगती है। ऑगस्टीन पहले मना करता है, फिर हार मानकर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। स्पेसशिप पर कैप्टन अपने लॉग में लिखता है कि जब पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन स्टेशंस एक साथ बंद हो गए तो उन्होंने ये मान लिया कि शायद प्रॉब्लम उनके सिस्टम में ही है। अब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कंफर्म करता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और K23 जीने लायक है। धरती पर ऑगस्टीन अपनी रेगुलर ट्रांसफ्यूजन कर रहा होता है, तभी आइरिस उसके रूम में आती है। वो उसके पास लेट जाती है। ऑगस्टीन उसे नॉर्थ स्टार दिखाता है और उसके बारे में बताने लगता है। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होती है। एक जवान ऑगस्टीन अपनी रिसर्च में डूबा होता है। तभी जियान आती है, उसके चेहरे पर नाराजगी थी। मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया?
ऑगस्टीन बिना उसकी तरफ देखे बस एक ही जवाब देता है, मैं काम कर रहा था। जन थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो सिर्फ एक गलत शंका थी। ऑगस्टीन अब भी अपने काम में लगा रहता है, ना पलटता है ना कोई जज्बात दिखाता है। आंखों में आंसू लेकर जियान कहने लगती है, मुझे पता है तुम एक एक्सप्लोरर बनना चाहते हो, नए प्लैनेट्स डिस्कवर करना चाहते हो, इंसानियत को एक नई उम्मीद देना चाहते हो, मगर ऑगस्टीन इस चक्कर में तुम्हारा अपना जीवन हाथ से फिसल रहा है। ऑगस्टीन को एहसास होता है कि रेडिएशन एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा जल्दी ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच चुका है। वो देखता है कि इस जगह से थोड़ी दूर नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेदर स्टेशन है, जिसमें एक ऐसी एंटेना लगी है जो ईथर स्पेसशिप से कांटेक्ट करने के लिए काफी पावरफुल है। ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, पर ऑगस्टीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे ईथर से कांटेक्ट करना है और किसी से मदद मांगनी है जो आइरिस को बचा सके, तो उसे निकलना ही होगा। वो अपना ट्रांसफ्यूजन मशीन और जरूरी सामान पैक करता है, अपने और आइरिस के लिए प्रोटेक्टिव गियर पहनता है और दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईथर स्पेसशिप में क्रू मेंबर माया एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी पुरानी यादों को महसूस कर रही होती है। तभी सांचेज आता है और क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। माया उससे अपनी पुरानी दोस्तों की कहानी बताती है। मिचेल एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है, अपनी वाइफ को याद करता है। सली और एड एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे स्पेसशिप में एक अलार्म बजने लगता है। नेविगेशन में कोई दिक्कत आ गई थी और पता चलता है कि स्पेसशिप अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट चुकी है। क्रू एक नया रूट सेट करने की कोशिश करता है, पर नए पाथ का एक हिस्सा लोकेट नहीं हो पा रहा है। किसी को नहीं पता वहाँ आगे क्या हो सकता है। एड कहता है, अगर हम धरती से कांटेक्ट नहीं कर सकते तो हमें यही रास्ता लेना पड़ेगा, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। धरती पर ऑगस्टीन और आइरिस अपने सफर में एक क्रैश हुआ प्लेन देखते हैं। ऑगस्टीन अंदर जाता है। अंदर एक इंसान जिंदा था। वो आदमी मदद की भीख मांगता है, पर ऑगस्टीन जानता है कि इस हालत में उसे सिर्फ एक ही राहत मिल सकती है। दिलो दिमाग पर एक भारी बोझ लेकर ऑगस्टीन उस आदमी को गोली मार देता है। उसके चेहरे पर शोक दिखाई देता है, मगर कोई और रास्ता नहीं था। अपनी गिल्ट को अंदर दबाकर ऑगस्टीन और आइरिस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो एक कैंप सेट करते हैं ताकि ऑगस्टीन अपनी ट्रांसफ्यूजन ले सके। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है। ऑगस्टीन जीन से मिलता है, मगर इस बार जीन के साथ एक छोटी सी लड़की भी है। जीन उसकी आंखों में देखती है, तुम चाहो तो उसे अपने बारे में बता सकते हो, जब चाहो तब आ सकते हो, वो कहकर चल पड़ती है। ऑगस्टीन चुपचाप खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ ईथर स्पेसशिप पर एक बड़ा राज खुलता है। सली प्रेग्नेंट है और एड उसका पिता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देखते हैं। उनका रिश्ता खुशी और उम्मीद से भरा था। धरती पर ऑगस्टीन और आइरिस तेज तूफान से गुजर रहे होते हैं, जब अचानक आइरिस दूर अंधेरे में कुछ परछाई की तरफ इशारा करती है। वो नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। रात वहीं बिताने का फैसला होता है। रात के सन्नाटे में ऑगस्टीन आइरिस से कहता है, काश तुम अपने बारे में कुछ बता पाती, मगर आइरिस चुप रहती है, बस एक औरत का चेहरा बना रही होती है। ऑगस्टीन हल्का सा मुस्कुराता है। एक औरत थी, बिल्कुल ऐसे ही चेहरे वाली, मगर वो तुम्हारी तरह शांत नहीं थी, हर वक्त हंसती रहती थी। आइरिस पहली बार उसकी तरफ देखती है। तुम उससे प्यार करते थे? ऑगस्टीन चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो झटके से जाग जाता है। ये बस एक सपना था, मगर हकीकत और भी डरावनी थी। पूरा टेंट बर्फ के अंदर धंस रहा था। ऑगस्टीन फौरन आइरिस को उठाकर वहां से भागता है, मगर जाने से पहले अपनी दवा लेने लौटता है। वो जैसे ही बैग उठाता है, बर्फ तेजी से धंसने लगती है। वो गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है, मगर तभी बर्फ नीचे से टूट जाती है। ऑगस्टीन और उसकी गाड़ी दोनों ठंडे पानी में गिर जाते हैं। पानी के नीचे ऑगस्टीन अपनी दवा से अलग हो जाता है। वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगती है। ऑगस्टीन जोर लगाता है, लेकिन दवा वापस नहीं पकड़ पाता। ठंडी हवा उसके शरीर को सुन्न कर रही होती है, मगर किसी तरह वो ताकत जोड़कर ऊपर आता है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब ऑगस्टीन और आइरिस बिना किसी सुरक्षा के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ठंड और जंगली जानवरों का खतरा हर जगह है। और तब एक और मुसीबत, एक तेज तूफान और उसके बीच भेड़िए होते हैं। ऑगस्टीन अपनी बंदूक निकालता है और हवा में गोली चला देता है। भेड़िए घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन आइरिस भी कहीं खो जाती है। ऑगस्टीन इधर उधर देखता है, लेकिन बर्फ पर कोई निशान नहीं। आंधी और भी तेज हो जाती है। ऑगस्टीन बेहाल होने लगता है, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जब आंधी रुक जाती है तो आइरिस सामने होती है। ऑगस्टीन उसे जोर से गले लगा लेता है। कुछ दूर और चलने के बाद वो आखिरकार वेदर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑगस्टीन स्टेशन की ताकतवर एंटेना का इस्तेमाल करता है और ईथर से कांटेक्ट कर लेता है। उसके सामने सली होती है। उसकी आवाज सुनकर सली के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। सली पूछती है, वहाँ कोई भी हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? ऑगस्टीन गहरी सांस लेता है। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ईथर अपने अनलोकेटेड एरिया से गुजर रही होती है और एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। अचानक आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं।
शिप का रीडार और कम्युनिकेशन सिस्टम एस्ट्रॉयड फील्ड के इम्पैक्ट से खराब हो चुका था। मिचेल सिस्टम चेक करता है और बताता है कि इसको ठीक करने के लिए किसी को बाहर जाकर रिपेयर करना होगा। सली और माया ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। माया के पास स्पेस वॉकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सली प्रेग्नेंट है। कैप्टन भी उनके साथ जाने का फैसला करता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तैयारी शुरू होती है और कुछ देर बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में निकलते हैं। हर चीज केयरफुली प्लान की गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुश्किलें अभी बाकी हैं। जैसे ही वो रिपेयर कंप्लीट करके वापस शिप में जाने लगते हैं, एक और एस्ट्रॉयड फील्ड उनके रुख पर आ जाता है। चारों तरफ पत्थर टकरा रहे होते हैं और तीनों एस्ट्रोनॉट्स मुश्किल से शिप को पकड़कर बचे रहते हैं। जब फाइनली सब शांत होता है और सब अंदर जाने लगते हैं, माया अपने हेलमेट के अंदर खून की बूंदें तैरती देखती है और उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ जाता है। एड देखता है कि माया के सूट में एक गहरी चोट है जो ऑक्सीजन लीक कर रही है। वो जल्दी से उसे अंदर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि सांचेज एयरलॉक में मेडकिट लेकर खड़ा होता है। लेकिन एक और दिक्कत है, एयरलॉक डिप्रेशराइज होने में ज्यादा टाइम ले रहा है। जब फाइनली हेलमेट निकालते हैं तो खून की बहुत सारी बूंदें हवा में तैरने लगती हैं और माया की हालत देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। सांचेज उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर माया की सांसें थम जाती हैं। एक सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ बोल नहीं पाता। इसी बीच शिप को एक पुराना मैसेज रिसीव होता है जो धरती से 10 दिन पहले भेजा गया था। स्क्रीन पर मिचेल की वाइफ दिखाई देती है। वो परेशान लग रही है और कह रही है कि उनके बेटे बीमार हैं। सभी लोगों को इवैक्यूएट करने को कहा गया है, लेकिन उसके शब्द अधूरे लग रहे हैं। मिचेल उसे देखकर एकदम इमोशनल हो जाता है। रात को वो एड से बात करता है और एक बड़ी बात कह देता है, तुम दोनों, सली और तुम, इस शिप को वापस K-23 ले जाओ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन मैं एक लैंडिंग पॉड से धरती पर जा रहा हूँ अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। सांचेज मिचेल से मिलता है और एक बड़ा फैसला लेता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मिचेल हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। सांचेज माया की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं उसकी बॉडी को धरती ले जाना चाहता हूँ, उसे वहीं दफनाना चाहिए। मिचेल कुछ नहीं कहता, बस उसकी बात सुनता है। सांचेज एक और राज बताता है, मेरी एक बेटी थी, छोटी उम्र में गुजर गई। अगर जिंदा होती तो आज माया की उम्र की होती। उसके शब्द मिचेल के दिल को छू जाते हैं और अब फैसला हो चुका है, सांचेज और मिचेल धरती की तरफ निकलने वाले हैं। सली ऑगस्टिन से आखिरी बार कांटेक्ट करती है। वो कहती है, थैंक यू ऑगस्टिन, सब कुछ के लिए। तुमने ही K-23 को ढूंढा, तुम्हारी वजह से मैं साइंटिस्ट बनी। ऑगस्टिन कुछ समझ नहीं पाता। फिर सली कहती है, तुम मेरी माँ जीन सलिवन के साथ काम करते थे। तुमने मुझे एक बार मून रॉक दिया था और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। सली यानी कि आइरिस ऑगस्टिन की अपनी बेटी है। ऑगस्टिन कुछ देर तक चुप रहता है। सली उसे डॉक्टर लॉफ्टहाउस बुला रही होती है, लेकिन ऑगस्टिन धीरे से कहता है, मुझे ऑगस्टिन बुलाओ। सली हल्की सी मुस्कुराती है और फिर एक और सच्चाई सामने आती है, और मेरा असली नाम सली नहीं, आइरिस है। ऑगस्टीन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे पता है। सली हैरान रह जाती है और यहीं पर एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है। जो छोटी लड़की ऑगस्टीन के साथ इतने दिन थी, वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी। वो उसकी बेटी का एक अंश था, एक तस्वीर जो उसके दिमाग ने बनाई थी ताकि वो अकेला महसूस ना करे। लेकिन ऑगस्टीन ये सच शुरू से जानता था। अब उसका समय लगभग पूरा हो चुका है। मुझे बताओ K-23 कैसा दिखता है? सली बताने लगती है, वहाँ का खुला आसमान, नए घर बनाने की संभावनाएं, एक नए जीवन की शुरुआत। और जैसे जैसे वो बोलती जाती है, ऑगस्टीन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसका दिमाग एक नए सपने में खो जाता है। वो K-23 पर है। उसके आसपास एक अनजाना लेकिन खूबसूरत नजारा है और उसके साथ आइरिस खड़ी है, जो सिर्फ उसके मन का एक हिस्सा थी। यहाँ उसकी तन्हाई नहीं है, यहाँ सिर्फ सुकून है। पीछे रेडियो सिग्नल्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सली और एड समझ जाते हैं कि अब सिर्फ वही दोनों बचे हैं। अब उन्हें अकेले ही K-23 तक का सफर तय करना है। क्या ये दोनों किसी तरीके से इंसानी नस्ल को दोबारा शुरू कर पाएंगे, या बस नए जीवन की तलाश में एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।